हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जय सुभाष खंड काव्य का सारांश। अब प्रथम सर्ग देखेंगे। जय सुभाष नामक खंड काव्य की रचना श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद ने की है। प्रथम सर्ग का कथानक निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 की पवित्र तिथि के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। बचपन से ही सुभाष के जीवन पर माता पिता तथा विद्यालय के एक शिक्षक बेनी माधव का अधिक प्रभाव रहा। मैट्रिक परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा पास करके वे प्रेसिडेंसी स्कूल में प्रविष्ट हुए। वहाँ के प्रोफेसर अंग्रेज थे जो भारतीयों से घृणा करते थे। एक बार भारतीयों के प्रति किए गए अपमान से आहत होकर सुभाष ने उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। एक अन्य विद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन अंग्रेज़ों की अधीनता में इस पद को स्वीकार नहीं किया गया और देश सेवा के कार्य में जुट गए। द्वितीय सर्ग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह से स्वयं को देश सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के माध्यम से वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी समय बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई गई। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उन्हें अलीपुर, बहरपुर तथा मांडली के जेलों में रखा, किंतु सुभाष के हृदय में स्वतंत्रता की जलती हुई चिंगारी बुझने की बजाय अधिक वेग से जलने लगी। परिणामतः सरकार को झुकना पड़ा और सुभाष को अंग्रेज़ों ने जेल से रिहा कर दिया। अब देखते हैं तृतीय सर्ग। सन 1928 ईस्वी में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन के अवसर पर स्वयंसेवक दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे। उनकी संगठन शक्ति को देखकर सब जादू सा प्रभाव पड़ा। मंच से अध्यक्षीय भाषण देते समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष की बहुत प्रशंसा की। स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें पुलिस ने घायल कर दिया तथा जेल में डाल दिया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनमानस में पुनः स्वतंत्रता का अलग जलाया। परिणामतः उन्हें पुनः सिवनी जेल में डाल दिया गया। आश्वस्त हो जाने पर उन्हें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर चतुर्थ सर्ग देखते हैं। ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 51 द्वार बनाए गए और 51 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए तथा 51 बैलों के सजे हुए रथ में सुभाष चंद्र बोस बैठकर आए। सभा में सुभाष के भाषण को सुनकर जनता में देश प्रेम की ज्वाला भभक उठी। उन्हें इसके बाद त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जीत गए तथा पट्टाभी सीतारामैया हार गए। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा रोष प्रकट किए जाने पर सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल गठित किया। कलकत्ता में ब्लैक होल नामक स्मारक, जिसमें अनेक अंग्रेज़ों को जिंदा दफन कर दिया गया था, उसको हटाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, किंतु सरकार द्वारा उन्हें फिर से जेल में भेज दिया गया। किंतु जेल से छूटने के बाद उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। अब देखते हैं पंचम सर्ग। नज़रबंद के बाद सुभाष के घर पर शासन का कड़ा पहरा रहने लगा।
उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई और वह जाड़ों की आधी रात को मुल्ला का वेश बनाकर विदेश चले गए। काबुल जाकर उत्तम चंद्र से मित्रता हुई, जिसने उन्हें बाहर निकलने में सहायता की थी। इसके बाद उन्होंने जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्हें अनेक भारतीयों ने भाग लिया। फिर वह सिंगापुर चले गए, जहां रास बिहारी बोस ने उनका बहुत सम्मान किया। यहाँ पर सुभाष ने नेहरू, गांधी, आज़ाद और बोस नामक 4 ब्रिगेड बनाए, जिसमें सभी जातियों के सेनानी परस्पर प्रेमपूर्वक कार्य करते थे। वे सभी सैनिक ब्रिटिश राज्य को पराजित करने के लिए अति उत्साहित थे। षष्ठ सर्ग। सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष ने भारतीयों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष द्वारा प्रेरित किए जाने पर उनकी सेना अंग्रेज़ों की सेना को पराजित करने लगी। भारत माता की जय, नेताजी की जय का उद्घोष करते हुए आज़ाद हिंद फौज निरंतर आगे बढ़ती रही। 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को यह सेना अंग्रेज़ों को पराजित करती हुई कोहिमा पहुंची। आज़ाद हिंद फौज ने मोरा ही टिड्डिम पर अधिकार कर लिया। अराकान पर भी तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस प्रकार से विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने 1945 में नव वर्ष को पूर्ण उत्साह के साथ मनाया। सप्तम सर्ग। बर्मा पर पुनः दुश्मनों ने अधिकार कर लिया। आज़ाद हिंद फौज को भी पराजय का मुख देखना पड़ा। अगस्त सन 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे अपार जनधन की हानि हुई। जापान ने जनहित को देखते हुए हथियार डाल दिए। जनहित में सुभाष ने भी आत्मसमर्पण कर निश्चय किया तथा सैनिकों को पुनः उचित समय पर लड़ाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। सुभाष ने सैनिकों से विदा लिया तथा जहाज़ द्वारा टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। उन्हें जापान के प्रधानमंत्री हिरोहितो से भी मिलना था। रास्ते में ही दुर्भाग्यवश 18 अगस्त को उनका जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी रेडियो द्वारा यह दुखद समाचार प्रस्तुत किया गया कि नेताजी अब नहीं रहे। एकाएक इस समाचार पर भारतीयों को विश्वास न हो सका। यह समाचार सुनकर सभी भारतीयवासी स्तब्ध रह गए। यद्यपि आज हमारे बीच नेताजी नहीं हैं, किंतु भारतवासी युगों युगों तक उनके शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के गीत गाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।